हाँ नहीं बैठ हमने निकाला हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम 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 सर। आवाज आ रही है यार? आ रही है। Okay. यार ये सेक्शन कौन सा भला? हेलो, P5 अच्छा बात सुनो यार, दो क्लासेस सुनो यार वो बंदे डर गए हैं यहाँ पे। इधर आओ, मैं आपको बताऊं सेक्शन कौन सा। चुप यार, मोहसिन रजा बुखार हो जा। यार क्यों नाम ले रहे हो? हमजा बताना यार जरा। क्या पूछना यार? मैं कह रहा हूँ मैं महक मुनीर महक की क्लास जो थी 12:30 बजे थी ना आज? नहीं, 2 बजे थी। 2 बजे? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके करो। मुझे लगा वेडनेसडे आज। पूरे 24 घंटे आगे से जा रहा है हमारे से। वही बात हो। उसकी तैयारी कैसी है हसन? बच्चों ने मेरी शक्ल देख ली है। क्या? मेरी शक्ल देख ली है बच्चों ने। यार ये किसी ये तो कौन क्या है? हुआ? टीटो पार्टियां। हाँ 3 बंदे मीटिंग में लेफ्ट कर गए हैं, वो देखो। 3 बच्चे मीटिंग में लेफ्ट कर गए हैं। ये बच्चे तुम्हारी शक्ल देख के। गुड हो गया। मैंने सबको म्यूट किया था, ऑन ना करना, म्यूट ही हो जाओ सब। ये किसके अंदर का स्टैंड अप कॉमेडियन जाग रहा है भाई? यार अभी तक सर नहीं है। सर होस्ट है भाई, मीटिंग के अंदर बैठे हैं, सारा कुछ सुन रहे हैं। सर ने म्यूट किया था सब। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ।
ऑफ कर लो यार। जी बेटा। अच्छा तो कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, आप लोग ठीक हैं? ठीक ठाक सर। ठीक है। राइट। ठीक है। तो ऐसा है कि आज आप लोगों का क्विज भी है। यस सर। राइट, रेडी हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आप लोगों को रीडिंग्स में? नो सर। सर एंड वाले टॉपिक्स में कुछ 2-3 में कंफ्यूजन काफ़ी आ रही है सर। क्रिएट गेम वगैरह 9/11 ये क्लियर हो गए हैं, लास्ट टॉपिक्स में कुछ कंफ्यूजन आ रही है सर। क्या है बेटा, आप बताइए। जी बेटा बताइए, क्या ईश्वर? पूछिए बेटा। अब ऐसा कह रहा था प्रॉब्लम आई है, वो बोल नहीं रहा। एटी लोग हैं हमारे और 79 लोगों ने ज्वाइन किया है। बाकी लोग कहाँ हैं? मुदस्सिर बेटा, आपका कनेक्शन खराब है और इस वजह से आपने जो कुछ भी कहा हमारे तक नहीं पहुंचा। अच्छा ऐसा है बेटा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की क्लास ऑन कैंपस हो। कितने लोग चाह रहे हैं आपकी क्लास ऑन कैंपस हो? हाथ खड़ा कीजिए जरा। यस सर, हम सर चाहते हैं। सभी चार ऑन कैंपस हो जाए सर। हम कह रहे सर हैं, हम सब चाहते हैं कि कैंपस में हो क्लास। सब कह रहे हैं जी सर। बिल्कुल सर। कैंपस सर ऑन कैंपस हो। ऑन कैंपस हो सर। जी सर ऑन कैंपस होनी चाहिए। ऑन कैंपस होनी चाहिए सर। सर ऑन कैंपस होनी ऑन चाहिए। ऑन कैंपस हो कैंपस। सर। ऑन कैंपस क्या मैं सर सब ऑन कैंपस सर जी। ऑन कैंपस। अच्छा, जो लोग नहीं चाह रहे कि कैंपस में ना हो हाथ खड़ा कीजिए जरा। ऐसे कह रहे जो कैंपस में नहीं चाहते ना वो हैंड रेस करें। कैंपस में अच्छा कर दिया। सर सब हाथ तो नीचे हो गए हैं। मैं काफी नजर आ रहे हैं मुझे तो। जो कैंपस में नहीं मुझे चाहते। लगता है ये हाथ है जो खड़े थे पहले। अच्छा बेटा, जो कैंपस में चाहते हैं कि ना हो क्लास और ऑनलाइन हो वो हाथ खड़ा करें। ये इसमें एक ईमान खान, सईद अहमद, जुनैरा जफर, मनाहिल अफजल, ये काफी लोग हैं जो चाहते हैं कि कैंपस में क्लास ना हो। सर मलिक 5 मुदस्सिर। चाहते हैं और 76 78 चाहते हैं कि सर ये तो कैंपस सिर्फ में हो। 5 है ना। सर मेजॉरिटी तो ऑन कैंपस की। ओके गाइस। अच्छा तो ऐसा है सर, कि सर वो मेरा नेट प्रॉब्लम था, इस वजह से वो हो रहा था, राइज हो गया था फिर डाउन नहीं हो रहा था। ओके राइट, चलें ठीक है। सर अब 2 हो गए हैं सर। ओके ठीक है। एक हसनैन ताहिर है और एक मुनीब मुश्ताक। हसनैन ताहिर और मुनीब मुश्ताक सुन रहे हैं हमें? ऑन कैंपस की है बट वी शुड आल्सो कंसीडर द वायरस। वायरस। यू राइट। सर वी विल फॉलो द सेकंड वेव बहुत सर स्ट्रांग आ रही है। सर हमें SOPs कोई का ख्याल SOP रखने फॉलो पर अमल नहीं करेंगे। करता। कुछ भी समझ नहीं आती इस तरह ये फॉलो ऑनलाइन में। करेंगे। ऑनलाइन में समझ नहीं आ रही किसी चीज की भी। ओके राइट गाइस।
Now, the thing is that I am basically planning to have your quiz on campus. So we would be Yes, sir. dividing this class in odd सर and even. हाइब्रिड की बात कर रहे हैं आप? जी, I am planning to have your quiz on campus and the We are class. सर हाइब्रिड हो जाए, ठीक है सर फिर. अच्छा बेटा जरा सुन लें, अपनी बातें जरा बंद कर दें. तो I would be trying my level best to convert the online structure of this class, online mode of this class into a hybrid or on campus whatsoever. So odd and even configuration would be made. So accordingly you would be पहले बता दिया जाएगा कि who would be in the odd and who would be in even, and this is how you would be coming in the class to. This is how कि आप लोगों ने इस तरीके से classes को attend करना. और आज का just hold for a second. और जो आज का जो quiz है, I am planning to have it in my next immediate class. अगली क्लास में मैं लेना चाह रहा हूँ. और meanwhile कुछ लोगों के पास नोट्स नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ा, या कुछ और लोगों ने, तो वो इस meanwhile अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें. ठीक है. और आज हम we are going to start a new topic that is very very important topic. मुझे पहले बता. सर मैं कमाल बस बात कर रहा हूँ, मेरा कनेक्शन का थोड़ा सा मसला आ रहा था, इसलिए कनेक्शन. सर मुझे असल में वो लास्ट टॉपिक जो है ना न्यू ग्रेड के, मेरे पाकिस्तान एंड इंडिया और एंड पे जो कंक्लूजन बताया तो उसकी समझ, कंक्लूजन की मेन समझ नहीं आई सर मुझे. आप ऐसा कीजिए बेटा, इसको पढ़ लें. और अगर आपको, आप मेरे ऑफिस में आके विजिट कर लें मेरे काउंसलिंग में. आज हम नई चीज पढ़ने जा रहे हैं. यस सर, इंशाल्लाह. ओके सर, मैं विजिट करूंगा इंशाल्लाह. एक्सक्यूज मी सर. ये आ गए. जी बेटा. क्योंकि मुझे वो सॉफ्ट कॉपी चाहिए थी ना नोट्स की. राइट. हमजा बेटा तुम आओगे मेरे पास और मैं इसको फिर महानूर को और ग्रुप में उसको शेयर कर देंगे. ठीक है. ठीक हो गया सर. ओके सर क्विज के साथ हमारी क्लासेस भी हाइब्रिड हो जाएंगी. जी. अच्छा बेटा, अब सबके माइक ऑफ होने चाहिए. जिसने सर क्विज अभी होगा या नहीं होगा? बेटा मैंने अभी आपको क्या अर्ज किया, आपने सुना नहीं है? जिसने कोई क्वेश्चन पूछना हो अपना हैंड रेज करेगा, अपना हाथ खड़ा करेगा. चलें जनाब. Today we are going to start with a new topic. अच्छा, just before going to start what we are going to learn today, let me make some preamble. Guys, you know that two kind of Pakistan studies they are being taught to you guys. And the people who are coming from government schools or the colleges which are associated with the Lahore or the government educational boards, they usually have the content of Pakistan studies starting from War of Independence and then ending on with the making of Pakistan in 1947. This is the content which is usually being taught to us in the government schools and colleges since our sixth class. और जो AO levels करने वाले students हैं, somehow they learn a different content, और different content पढ़ते हैं. और इस तरीके से the students who are having a better schooling specifically related to the A levels and O levels, they learn also something about the history of Pakistan, which started to happen after the independence of Pakistan, more specifically from 1947 onwards. So at university level, the Pakistan studies that we people are going to learn, we will be starting from the 1947 onwards. And there is a difference between these two Pakistan studies. The from War of Independence to 1947,
whatever the history is being taught to us is not basically related to the Pakistan studies. It is basically related to the freedom movement. So we people are not supposed to call it Pakistan studies. Pakistan studies starts with the making of Pakistan, and this, you know, that Pakistan came into being on 1947, and whatever happened in Pakistan from 1947 onwards is called a content of Pakistan studies. So as I told you that we people would be talking about the Pakistan studies from 1947 onwards. The topic today that we people are going to learn today is called as the constitution making process in Pakistan. So today we will be discussing the environment and scenario in which Pakistan was being Pakistan was in a dire to coin its first unanimously approved constitution. First unanimously approved constitution. Remember one thing, whenever there used to be any newly independent state, whenever there used to be any newly independent state, the first and the foremost thing for that newly independent state is to make their constitution. Constitution is known as the supreme law of the state. And without a constitution, no state can survive. Rather, I used to say to my students that without a constitution, a state is like a blind person, not knowing what to do, how to do, where to go, and how to go. So, without a constitution, a state is like a blind person. And constitution gives the framework. Framework means guidelines. Constitution provides the framework and guidance for the rules and regulations on which the whole state is to be governed. अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी दुनिया में कोई नई रियासत बनती है तो उसके लिए पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी जो नई आजाद रियासत होती है वो एक अंधे आदमी की तरह होती है, उसको पता नहीं होता मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं। इसलिए to make the constitution is the first and the foremost thing for any newly independent state. You people are the students of international relations, and you are having a better idea that there are almost 254 countries in the world. There are almost 254 countries, and out of these 254 countries, 193 countries are United Nations countries, United Nations member countries. तो दुनिया के अंदर इस वक्त 254 countries हैं, and not a single country is there which is not having their own unanimously approved constitution. So constitution is the first and the foremost thing for any newly independent state. So this is an important, very, very important thing for any. And now making a connection with my today's lecture. अब इसको देखना है, when Pakistan came into being, the first and the foremost thing for the leadership of Pakistan was to make our own, Pakistan's own constitution. But the matter of, the dilemma was, Pakistan took 9 years to make its first unanimously approved constitution. 9 years, till 9 years, we people were not in a position, means the Pakistanis, they were not witnessing their own constitution being exercised in this state. What does it mean? It means that till 9 years,
the whole country was being governed on temporary basis, means the constitution was not there, then how the whole country was being governed till 9 years? मैं आपको ये बताता चला हूँ कि the India who got the independence on the same day as we did, but they made their unanimously approved constitution within less than 2.5 years. उन्होंने 2.25 साल में constitution बना लिया, and we took 9 years to make our unanimously approved constitution. The reason is why Pakistan 9 सालों तक अपना constitution न बना सका? And as I have already told you, without a constitution, a country is like a blind state, blind person. उसको कुछ नहीं पता होता क्या करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह. Then how the things were going on then? How the country was being regulated then? Achha, before going to describe in front of you the scenario, the way the Pakistan government started to make its unanimously approved constitution, first of all, we have to understand two basic concepts. The difference between the constitution and law. Constitution is also known as constitutional law. Lekin constitution is known as the supreme law of the state. It is known as the supreme law of the state. ये रियासत का सबसे बड़ा कानून होता है. And then other ordinary laws, they are also existing in our country. For instance, अगर दो लोगों के दरमियान there used to be any dispute between two or more than two people, and if the issue is of civil in nature, means something it is related to the family laws or property, etc., and there is a dispute between two or more than two parties, then automatically a suit is filed in the court, and court usually comes up with the decision according to the civil jurisprudence. And if the issue is of criminal in nature, then automatically judiciary decides according to the criminal jurisprudence. तो क्या फर्क क्या है between the constitutional law and an ordinary law? एक आम कानून में और constitutional कानून में क्या फर्क है? क्यों constitution important है? इस चीज को समझना, और ये बहुत important बात है. जब भी दो लोगों के दरमियान कोई डिस्प्यूट होगा, चाहे वो सिविल इन नेचर हो, चाहे वो क्रिमिनल इन नेचर हो, तो उसका जो डिस्प्यूट है, उसका इस डिस्प्यूट का जो रेजोल्यूशन है, वो सिविल कोर्ट या जो सेशन कोर्ट है, that would be resolving according to the ordinary law or the penal code of Pakistan or the criminal jurisprudence or civil jurisprudence. उसके जरिए इसको हल करेगा. लेकिन whenever there used to be a dispute between a citizen and the state, or the state versus citizen, and if there is a dispute between a citizen and a state, or the state between or the citizen or the individual, then this dispute is resolved through the constitution. So constitution basically protects the rights of a citizen from the state and protects the rights of state from a citizen. अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ. मिसाल ये है कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमारे पास राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स की. बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है? हमें कोई जबरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकता, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट ऑफ रिलीजियस प्रीच है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, वगैरह वगैरह. तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई 28 से 36 तक राइट्स हैं. और अगर कोई एक भी राइट्स स्टेट मशीनरी उसको कंट्रोल करती है या आपको वो राइट नहीं देती, then you will be filing a suit in the court of law, and the court of law will be deciding according to the constitution. So ये जो constitution है, constitution protects your rights, constitution protects my rights from the state machinery. And when the constitution is giving us social, economic, political, cultural and religious rights, after giving these things, all of these things,
State expects something from us. State हमसे कुछ expect करती है. And what are those expectations? And those expectations that state believes that you should be loyal to state. I should be loyal to state. We should be loyal to state का क्या मतलब है? We should not go for in alliance with these enemies of the state. हमें अपने state के खिलाफ कोई ऐसा इत्तेहाद नहीं बनाना चाहिए. We should not work against the state. We should not disclose the state secrets to the enemies of state. हमें रियासत के जो राज हैं वो दुश्मन मुल्क को नहीं देने चाहिए, रा को नहीं देने चाहिए, केजीबी मोसाद को नहीं देने चाहिए. हमें दूसरे लोगों के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए. ये स्टेट्स के राइट्स हैं. स्टेट्स हमें सब कुछ देती है लेकिन हमसे लॉयल्टी मांगती है. एंड इफ वी पीपल आर गोइंग टू बिकम अनफेथफुल टू द स्टेट, अगर हम स्टेट से अनफेथफुल हो जाते हैं, then according to the constitution a case of high treason would be filed against us. हमारे खिलाफ हाई ट्रीजन का केस चलेगा, बगावत का केस चलेगा. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन फ्रॉम द स्टेट मशीनरी एंड द राइट्स ऑफ स्टेट फ्रॉम द सिटीजन. ये फर्क है बिटवीन एन ऑर्डिनरी लॉ एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. एंड दैट्स व्हाई whenever there used to be any state, any newly independent state, the first and the foremost thing is to make their unanimously approved constitution. चलो ये बात तो once for all is settled. अगर ये चीज समझ में आ गई है हमें, तो फिर दूसरी क्या चीज है? ये ज़रियाब और जुनैरा ज़फ़र, these people they are creating disturbance during the course of lecture, and we will be making these people excommunicado. I would be requesting to Zunaira and Zariyab to just behave, and if they are not willing to be part of this lecture, they are supposed to leave it immediately. You get my idea, these two guys? So I will not be giving this warning again. Rather, would be making you people accountable. So don't do these things again during the course of lecture. And if you are not willing to see what is, if you are not willing or you are not interested in lecture, please leave this class. Okay, now coming to the point. Okay, one thing is determined, that Constitution basically protects the rights of individual and state. Constitution is also supposed to perform a number of other functions as well. Constitution क्या है? It provides the framework for the exercise of power and governance. ये guidelines provide करता है for the exercise of power. Power means government making. It provides the framework for the exercise of power. पूरे मुल्क में हुकूमतें कैसी बननी चाहिए, रियासत के पास कौन से इख्तियारात होंगे in order to govern the state. And if there would be two or more than two governments, as we usually have in the federal government system, so what would be the rights of central governments, what would the powers of central government, and what kind of powers and rights would be given to the provincial governments. So इसलिए whenever there used to be any newly independent state, the first and the foremost thing is to make their constitution. Up. Let's talk about the geographical units which became a part of the partition of subcontinent. Remember one thing, there were total 20 geographical units when Pakistan came into being. There were total 20 geographical units. For instance, when Pakistan came into being, at that time there were 4 provinces, and after this passage of 73 years almost, we are still having 4 provinces. And Balochistan at that time was not a full-fledged province. It was known as a commissioner province. So there were 4 regular provinces and 1 commissioner province. In addition to that,
there was FATA, Federally Administrative Tribal Areas, and there was FANA, Federally Administrative Northern Areas. Today's Gilgit Baltistan and the Swat, Mangora, and so on and so forth. These territories were included in the northern areas. And there were 13 princely states. For instance, in Pakistan, 13 princely states became a part of Pakistan. And for instance, in Punjab, we were having Bahawalpur as a princely state. In Sindh, we were having Khairpur state. So इस तरीके से, and in Balochistan there were 4 princely states like Kalat, Makran, Haran, and Lasbela. So 13 princely states, 4 regular province, 1 FATA, 1 FANA, and 1 commissioner province. So total in Pakistan there were 20 different geographical units. And with reference to the demography, means population के लिहाज से अगर हम देखें तो 55% or 56% of Pakistan's total population was in East Bengal. आपको पता है एक पाकिस्तान जो था उसके जो 4 प्रोविंसेस में थे, एक सिंध था, एक NWFP था और एक पंजाब था. These 3 provinces were on this part of Pakistan where we people are living today. And 1 province was in the east of India that was known as East Bengal. And East Bengal was having 55% of Pakistan's total population. And this part of Pakistan where we people are living today was composed of just 46% of Pakistan's total population or 45% of Pakistan's total population. But this part of Pakistan where we people are living today was having 19 different geographical units. And East Bengal was just having 1 geographical unit, East Bengal, but it was having 55% or 56% of Pakistan's total population. So then the question was, how power sharing be done in these different 20 geographical units in Pakistan? कैसे power sharing की जाए? How their governments must be made? इसके अंदर की जाए. So the basic function of the constitution is to come up with the guideline, for the exercise of power and governance. That's why I am of the opinion that to make the constitution is the very, very important obligation and task for any newly independent state. अब मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, let's have some questions over it. अभी एक बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, तो उनसे पूछते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ. जी बेटा. आप बेटा कोई बात, बरकत अली कोई बात पूछना चाह रहे हैं? बख्त अली. सर असल में मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम था, तो मेरी क्लास होनी थी, तो मैंने उसको कहा था कि सर से कि क्लास को वापस ओपन कर दें, मुझसे ज्वाइन नहीं हो रहा था, तो वो ओपन हो गई अभी, इसलिए वो. ओके, काशिफ आप कोई बात पूछना चाह रहे हैं? यस सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने भी कहा कि जो पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस हमें मिली थी तो वहाँ पर 9 साल हमें लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. तो सर 1956, 1962 और 1973 3 कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाई. सर उसके बाद फिर हम एडवांस होते गए, फिर हमने सर दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बनाई? अच्छा सर ये मेरा क्वेश्चन है. काशिफ आपने जो बात की है, देखें पहला कॉन्स्टिट्यूशन वी गॉट इन 1956, राइट? And from 1947 to 1956 there were almost 9 years. And yes, sir. We were in the continuous flux of making our own unanimously approved constitution, whereas India made its first unanimously approved constitution in less than 2.5 years. So today we people are supposed to discuss why we took 9 years
to make our first unanimously approved constitution. Why? ये चीज आज हमने डिस्कस करना है। अब अल्लाह बचायो एक बच्चा है, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। जी अल्लाह बचायो, क्या बात पूछना चाह रहे हैं? अल्लाह बचायो, कोई बात पूछना चाह रहे हैं? ओके गाइस, कोई और आपका कोई क्वेश्चन अगर इफ यू वांट टू हैव आस्क के कोई बात पूछना चाह रहे हैं, प्लीज लेट मी नो। ओके गाइस, उसामा शबीर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी उसामा। यस सर। सर मैंने ये पूछना ये था कि विकिपीडिया पे ये लिखा हुआ कि बलूचिस्तान दिसंबर 1970 को पाकिस्तान का एक बाकायदा प्रोविंस बना, तो उससे पहले ये बलूचिस्तान की क्या हैसियत थी पाकिस्तान में? मैंने जैसे अभी आपको बता रहा था बेटा कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस थे और बलूचिस्तान वाज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोविंस, इट वाज नोन एज कमिश्नर प्रोविंस। क्या कहलाता था ये? प्रोविजनल। ठीक है सर। कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है, ये फुल फ्लेज रेगुलर प्रोविंस नहीं था। सर कमिश्नर प्रोविंस से क्या मुराद होता है? यानी कि अगर रेगुलर प्रोविंस के अंदर चीफ मिनिस्टर उसको रूल करता है तो कमिश्नर के वो जो बलूचिस्तान को कमिश्नर लेवल का बंदा डील करता था। अच्छा सर, वो नॉर्थन एरियाज में उस वक्त केपी के मौजूदा केपी के और गिलगित बल्तिस्तान ये सारे इलाके एक ही प्रोविंस थे? नहीं बेटा, मैंने आपको बताया है कि नादरन एरियाज अलहदा थे, NWFP अलहदा था और फाटा अलहदा था। नादरन एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित भी और बल्तिस्तान भी, और ये जो सवात, मंगोरा, दीर, मकबर, ये चीजें थी। बाद में इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली अलहदा किया गया। मुबर्रा अरशद वांट्स टू आस्क समथिंग। जी मुबर्रा बेटा। सर मैंने पूछना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ये एक किस्म के रूल्स ही होते हैं। जैसे पाकिस्तान बना था तो ये एक रूल्स की बिना पे बना था कि वो सेपरेट हमने किया था। तो फिर मतलब आइन और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो रूल्स होते हैं, तो फिर हमें 9 साल मतलब हमने इसको एक प्रॉपर चीज़ करने के लिए 9 साल क्यों लिए ये? अच्छा बेटा, अब ये इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये आपके आंसर का ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मोहम्मद हसन कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस सर, मैंने ये पूछना कि जो आपने कहा नॉर्दर्न एरियाज, तो उसमें आजाद कश्मीर भी आता था? आजाद कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया। ओके बेटा, ओके गाइस। अब नाउ कमिंग टू द टॉपिक, why we took 9 years and why India made its first constitution in less than 2.5 years, and to what extent is it right to say that Pakistan was governed till 9 years without a constitution? अब इन चीजों को we people are going to find the answer of these two questions. याद रखिएगा बेटा, as I told you that without a constitution, आइन जो कि supreme law of the land होता है, without a constitution a country could never be regulated. Then किस तरीके से पाकिस्तान को till 1956 तक चलाया जाता रहा, how Pakistan was being regulated and governed. Indian Act of 1935, Indian Act of 1935, basically it was a constitution for the subcontinent being given by the Britishers. So Indian Act of 1935 with few modifications in it, was imposed as an interim constitution in Pakistan, and it was known as Interim Constitution of 1947. So Indian Act of 1935 with few modification in it was introduced in Pakistan as an interim constitution of 1947. So it means that Pakistan was not being governed without a constitution till 9 years. Somehow an interim constitution, interim means temporary constitution, a constitution for the time being, एक आर्जी constitution को पाकिस्तान में introduce करवाया गया था, and the constitution and the state affairs were being regulated under the interim constitution of 1947. अच्छा, अब ये तो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि इंडियन एक्ट को जो 1935 का कानून हिंद है, उसको पाकिस्तान में
आरजी आइन के तौर पर कुछ तब्दीलियों के बाद इम्पोज कर दिया गया। देन व्हाट हैपेंड? Then, ladies and gentlemen, the people who won the election of 1946 and 47, जिन्होंने मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म के तहत 46 और 47 के इलेक्शन जीते थे, those people were included in the first Constituent Assembly. And initially, the first Constituent Assembly was composed of 59 members. Later on, 10 more members were being added in it. And initially, and after the few months, the total membership was of this first Constituent Assembly almost 69. And later on, again, 10 were more added in it. And total membership of the first Constituent Assembly till the last moment, till it existed, was 79 members, or the first Constituent Assembly. And the first Constituent, मैंने Constitution Assembly नहीं कह रहा, Constituent Assembly कह रहा हूँ, जिसको कानून साज असेंबली भी कहते हैं, दस्तूरी असेंबली भी, Constituent Assembly, not Constituent Assembly, Constitution Assembly नहीं कह रहा. So this Constituent, under the interim Constitution, this Constituent Assembly was made, and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah became the president of this Constituent Assembly. So at the same time, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was holding two designations. He was the Governor General of Pakistan, and he became the president of the Constituent Assembly. Constituent Assembly के president भी बन गए. That time's president is today's Speaker National Assembly. यानी कि उस वक्त का जो Constituent Assembly का जो president था, वो आज के दौर में स्पीकर के इक्वल था. तो कायद-ए-आज़म के पास स्पीकर की भी सीट थी, जो उस वक्त प्रेसिडेंट कहलाते थे, और गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे. एंड अंडर द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन द रोल टू एक्ट एज अ फेडरल लेजिस्लेचर, क्योंकि किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसकी असेंबली बनाती है. तो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज given the role to act as a federal legislature. इसको फेडरल असेंबली के तौर पर या नेशनल असेंबली के तौर पे this constituent assembly was to act, and the second responsibility which was given to the constituent assembly was to make the constitution of Pakistan. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. सो अभी तक जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो. मोहम्मद सर, गवर्नर जनरल का क्या काम होता है सर? गवर्नर जनरल उस वक्त के आज के प्रेसिडेंट के इक्वल थे, लेकिन एट दैट टाइम गवर्नर जनरल वाज हैविंग मोर पावर्स देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन टुडेज टाइम. ठीक है सर, आजकल कौन है गवर्नर जनरल के ओहदे पर सर? पाकिस्तान का कोई गवर्नर जनरल नहीं है. The slot of governor general was replaced with the president of Pakistan in the first constitution of 1956. ठीक है बेटा? जज़ाकल्लाह सर. मोहम्मद हसन कोई बात पूछना चाह रहे थे? सर मेरा भी यही सवाल था. गवर्नर जनरल की जो स्लॉट थी, the seat of governor general was replaced with the president of Pakistan after the promulgation of 1956 constitution. एहसन मुर्तजा कुछ पूछना चाह रहे हैं. जी बेटा. सर, पहले गवर्नर जनरल तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, उसके बाद कोई आया ही नहीं, मतलब बना ही नहीं है. नहीं बेटा, उसके बाद और मोहम्मद अली बोगरा गवर्नर जनरल ट्रिपल जी बने. उसके बाद जनाब आपका सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बने. कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक काफी गवर्नर जनरल आए. उनके सबके नेम्स में दूंगा आपको, परेशान ना हो. अच्छा सर, तो फिर अभी इन्होंने ये सीट क्यों खत्म कर दी? अभी क्यों नहीं बना? जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें it was decided that Pakistan would not be a presidential state, Pakistan would be a parliamentary state, and in parliamentary state the designation of governor general was replaced with the president, and the prime minister was being made more powerful than the president of Pakistan. जुनैद अनवर जी. जुनैद बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं? ऐसा जैसा कि आपने कहा कि 9 साल तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था पाकिस्तान के पास सर, तो आपने उसका जवाब दिया कि उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वो चल रहा था.
लेकिन ये समझ नहीं आया कि क्यों नहीं बना था, इसमें मेंबर्स की कोई बेटा नाअहलियत वो थी? तो अभी मैं तो अभी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, अभी हमने उसको पढ़ना है क्यों नहीं बना, वो अभी हम उस तक जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमने नहीं शुरू किया कि अभी तो हम उस तक जा रहे हैं कि बना क्यों नहीं। सैयद मोहम्मद शहबाज पूछना चाह रहे हैं कुछ। सर मेरी आवाज आ रही? जी बेटा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह पहले सदर के अंडर होता था ना सब कुछ, तो अब वजीर आजम के अंडर है सब कुछ, तो सर ये कौन बेटा सा? दुनिया में with reference to the principle of governance, with reference to principle of governance, दुनिया में दो किस्म की स्टेट्स हैं। One is the presidential state, the other is the parliamentary states. पाकिस्तान में whenever there used to be any dictator, जब भी कोई भी dictator आता है, dictator usually prefers the presidential system, क्योंकि in presidential system concentration of power are given to concentration of power usually जो होती हैं it used to be in one personality, president के पास होती हैं। In parliamentary system the concentration of power जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर्स दी जाती हैं और कैबिनेट डिसीजन करती है। एक सिंगल पर्सनैलिटी के पास पावर्स नहीं होती ऑफ डिसीजन मेकिंग, कैबिनेट के तहत पास होती है और रोल ऑफ पार्लियामेंट उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है और कैबिनेट ज्यादा डिसीजन मेकिंग करती है। तो पाकिस्तान में डिक्टेटर्स ने दे ऑलवेज ट्राई टू हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और जो थे आपके जो सिविलियन सेटअप्स आए दे यूजुअली प्रीफर टू हैव पार्लियामेंटरी सिस्टम। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। सर मोस्टली लोग सदारती निजाम के हक में होते हैं, इसके क्या मतलब होता है सदारती निजाम के? ज्यादातर लोग नहीं होते। मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटर्स हैं या जो डिक्टेटर्स के माइंडसेट को फॉलो करने वाले लोग हैं दे यूजुअली प्रेफर प्रेसिडेंशियल सेटअप, और जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं दे यूजुअली प्रेफर द पार्लियामेंटरी सिस्टम। ठीक है बेटा। Sir, यस सर, जज़ाकल्लाह सर। जी बेटा। sir, is the presidential form or parliamentary form same as the unicameral and bicameral system or not? नहीं बेटा, ये विद रेफरेंस टू ये जो फर्दर डिवीजन है इट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, एंड लॉ मेकिंग, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। ठीक है बेटा। अरूसा आसिफ। जी बेटा, अरूसा बेटा क्या पूछना चाह? Sir, can you please repeat how many people were included initially in first Constituent Assembly? Initially there were 59 members, later on 10 were more added in it, and later on after 1.5 years or so 10 were more. So total by the point when it was dissolved there were total 79 members. 79. And initially there were 59 members. 50. There were 59, right? Okay sir. जी बेटा। और ओके अब हम चलते हैं। जी बेटा सुरैया। Sir, this constituent assembly was dissolved after the death of Quaid-e-Azam, isn't it? No, this is not the case actually. ऐसी बात नहीं है। Okay sir, so it was dissolved. अभी इसी लेक्चर में आपको पता चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इसी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अंदर यू पीपल विल बी लर्निंग एवरीथिंग, डोंट वरी। ओके गाइस, so let me again define. Constitution is basically the framework for the exercise of power and governance. It not only protects the rights of a citizen from the state, it also protects the rights of state from a citizen. So this is the reason that why whenever there used to be any newly independent state, the very first thing is to make the constitution. The power sharing and each and everything is basically being determined. And I have already given you the example that without constitution, a state is like a blind person. Okay, now, when the first Constituent Assembly was made, this Constituent Assembly was supposed to perform two functions. To first act as a legislature, यानी कि to act as a parliament of the Pakistan, parliament के तौर पे act करना, and that parliament was supposed to make the constitution of Pakistan. Okay then, with this frame of mind, the legislature, the government of Pakistan made a committee that was composed of initial 24 members, and later on 2 people were more added in it. So there were total 26 members of a committee. That committee was single-handed responsibility
to suggest the Constitution of Pakistan. And this committee is known as the Basic Principles Committee. Basic Principles Committee, as the name is suggesting, was the committee having the sole responsibility to make the Constitution of Pakistan. And in order to assist the Basic Principles Committee of 26 members, many further subcommittees were being made. And every subcommittee was composed of the specialized people. For instance, these subcommittee, which were composed of the specialized people, means one subcommittee was being made on the judicial affair. And this subcommittee was supposed to give the guidelines how the judiciary of Pakistan should be there in Pakistan, how the judiciary in Pakistan should be there, what kind of command and structure of judiciary must be there, how parliamentary system must be made. This responsibility was given to Quine. This responsibility was given to another subcommittee to come up with the suggestion what kind of parliamentary system would be there in Pakistan, how judiciary would be working in Pakistan, what would be the power of and functions of the legislature, how executive would be based on, either it would be based on parliamentary affair or it would be based on presidential affairs, what would be the power and function of bureaucracy, etc., etc. So these different subcommittees were supposed to compile their suggestions. Then all of these suggestions were to be sent to the Basic Principles Committee, and Basic Principles Committee was supposed to finalize the final draft of the suggestive draft of Constitution, and then that draft was to be submitted on the floor of the Assembly, in the Constituent Assembly. Then after the discussion, the Constitution was to be introduced and promulgated in the country. This was a process on which the Constitution was to be made. बच्चों, ये बातें मेरी समझ आई आप लोगों को क्या मैं बात समझाना चाह रहा हूँ? सर इसे दोबारा रिपीट कर ले प्लीज। ये लास्ट बात दोबारा कीजिएगा। प्रोसेस क्या था? जी आ रही है सर, बिल्कुल। Constituent Assembly was made. Constituent Assembly gave the responsibility to the Basic Principles Committee. Basic Principles Committee took the assistance from the further subcommittees, and these subcommittees were composed of the people of their respective specialized areas. For instance, one subcommittee on judicial affair, another subcommittee on legislature affair, another subcommittee on the power and function of bureaucracy, another subcommittee on the power and function of executive, another subcommittee on the parliamentary affairs or the presidential affair. So suggestions from all of these subcommittees were to be submitted to the Basic Principles Committee, and Basic Principles Committee, after shunting some unwanted suggestions and then compiling and finalizing the final draft, that final draft was to be submitted on the floor of the Assembly, means the Parliament, and then Parliament was supposed to have a discussion on the floor of the Assembly, and after the discussion and consensus and agreement, the Constitution of Pakistan was to be made. बेटा ये बातें समझ आई? Yes sir. Yes sir, समझ आ Okay. मियां मोहम्मद अफनान जी बेटा। जी सर, आई वांटेड टू आस्क, ये कंप्लीट प्रोसेस में प्रोविंशियल असेंबलीज का कोई रोल नहीं था अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, तो प्रोविंसेस जो भी एग्जिस्ट कर रहे थे, देयर अफेयर्स वर टू बी रेगुलेटेड एंड वर बीइंग रेगुलेटेड थ्रू द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन. तो on standstill position or on ad hoc basis or on interim basis, the country was being regulated and provinces were regulating their affairs. Okay, thank you. जी बेटा। सर जी सर, आज के लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं सर? जी बेटा हैं। ओके सर। ओके गाइस, अच्छा अब ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, पहले बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर मैंने बताया पाकिस्तान में कितने ज्योग्राफिकल यूनिट्स थे जिनके दरमियान रिप्रेजेंटेशन का इशू एंड पावर्स का इशू हल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए था. और फिर जब पाकिस्तान बना, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्पोज्ड एंड
A legislature was made. Legislature made further a basic principles committee. Basic principles committee took assistance from the further many subcommittees, and then this is how the whole constitution was to be made. Right? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? सर वो जो लेजिस्लेशन बना था, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून साजी, कानून बनाना, और वो लेजिस्लेचर बनाती है। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी कहते हैं। लेजिस्लेचर इज अ लैटिन लैंग्वेज वर्ड जिसका मतलब है लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर, और पार्लियामेंट को लॉ मेकर भी कहते हैं। पार्लियामेंट का बेसिक काम क्या है? लोगों की फलाह बहबूद के लिए कवानीन बनाना है। ये वहां पे जाके ड्रामेबाजी करते हैं, आप लोगों को पता है, लड़ाइयाँ करते हैं, मुल्क का कोई काम नहीं करते हैं और सारा कुछ खाते हैं और आवाम के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये MNAs MPs का क्या काम है? लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, कानून पार्लियामेंट लेजिस्लेचर। जी, पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, ओके सर। ताहा जावेद जी बेटा। ताहा बेटा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं। अब हाँ, मैं आपको लेके चला हूं कि उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैपेंड, दैट हैपेंड इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर ये लॉ मेकर होता कौन है, कानून बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट में कौन होते हैं? एंजल्स तो नहीं होते, यही आपके MNAs होते हैं नेशनल असेंबली में, और MPs होते हैं प्रोविंशियल असेंबली में। ये कानून बनाते हैं। ठीक है जी जी, थैंक यू सर। ओके बेटा। ताहा का ये बात हो गई। अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम शुरू हो गया था, लेकिन इसके ऊपर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड। That thing happened in the shape of the passage of objective resolution. In Urdu you call it करारदाद मकासिद। ये करारदाद मकासिद जो है, जिसको करारदाद मकासिद in English you call it objective resolution, it was passed under the leadership of लियाकत अली खान, the Prime Minister of Pakistan, in 1949। 49 के अंदर इसको पास किया गया। And this objective resolution और करारदाद जो मकासिद है, it is included in every constitution as an introductory paragraph or as a preamble to the constitution। ये हर पाकिस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, चाहे वो 56 का था, 62 का था या 73 का था, this objective resolution is included in every constitution as a preamble or introductory paragraph, introductory paragraph के तौर। अब ये क्या है? याद रखिएगा, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इट गेव अ रिलीजियस शेप टू आवर स्टेट। इसने पाकिस्तान को एक रिलीजियस शेप दी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने। वो किस तरीके से? लेट मी टेल यू वन थिंग। वो ये इस तरीके से बेटा कि इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट इज रिटन दैट sovereignty lies to Allah Almighty। sovereignty lies to Allah Almighty means in उर्दू के अंदर sovereignty को आप कहते हैं इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? sovereignty lies to Allah Almighty, and not a single law in the state would be made if it comes in conflict to Quran and Sunnah, और कुरान और सुन्ना के against not a single law would be made in our state। And this is something that is written in objective resolution। But the matter of fact is that in Pakistan, democracy was adopted as the system of governance। Pakistan के अंदर democracy was adopted as a system of governance। And system of governance के अंदर what happened in democracy, the conflict lies between the democracy and the objective resolution। You know, democracy के अंदर sovereignty lies to people। सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम फ्रेमवर्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं ना, एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स कह सकते हैं हम इसको, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, और जो भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने थे, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की रोशनी के अंदर बनने थे। अब कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से आई है, इसीलिए कहते हैं
पाकिस्तान का every constitution is basically a compromise between the religious forces and secular forces. Secular forces जो लोग मानते हैं, they usually come up with the idea that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a secular person and he wanted to make Pakistan a secular state. On the other side, religious जो forces हैं, they are also very powerful, and they were very powerful when Pakistan came into being. And they were of the opinion that the very Pakistan was made on the slogan of Pakistan ka matlab kya hai, la ilaha illallah, and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah wanted to make Pakistan a real laboratory to implement the principles of Islam. So whenever there used to be any constitution, whether you call it the Constitution of 1956, you call it the Constitution of 62, though 62 Constitution was very secular in nature, lekin somehow the dictator Ayub Khan was blackmailed and he was forced to bring the religious color to the 1962 Constitution. And then again 1963 Constitution is there, and it is again a compromise between the secular forces and religious forces. And this dichotomy जो है, ये जो conflict है between the secular forces and religious forces is going on, and we find it from the inception of Pakistan till today. ये अभी तक चल रही है और ये चल रही है और ये चलती रहेगी. That's why ना पाकिस्तान आज तक secular state बन सका और ना आज तक एक religious state बन सका, और हम इस हौच पौच के अंदर ना इधर के रहे ना उधर के रहे और डायमेंशन अपनी क्लियर नहीं कर सके. और I was telling you that in objective resolution it is written that sovereignty lies to Allah Almighty, and in democracy the principle is people are sovereign. So what does it mean? In objective resolution, sovereignty lies to Allah Almighty. We are coming up with the idea that God is the creator, and in the democratic as a form of system and governance, we are of the opinion that sovereignty lies to people. So what does it mean? We are putting the creation against the created. Na'uz billah. So this is a conflict from the day first. We people are supposed to witness it again and again, and we people are witnessing it. Just for the time being, 1 second beta. Mola, yes. सर किधर चले गए हमारे? कॉल पे. हेलो, कॉल पे. अरे आ रहे हैं, कॉल पे आ रहे हैं. सर कॉल सर ने स्पीकर भी ऑफ किया हुआ, वीडियो भी ऑफ की हुई है यार. यार भाई मेरी बात सुनो. सर कॉल अटेंड सर सर आ रहे हैं कॉल. कोड वाला बंदा इवन की क्लास ले सकता है थर्सडे को? नहीं. असल में ना यार ना Okay, मैं बेटा, इवन okay. का हूँ, और मैं क्लास लेने जब गया था मंडे को तो फुल थी क्लास. मेरे ख्याल से ओड वाले किसी के बैठने की जगह नहीं थी शायद. ओके बेटा, ओके राइट. अच्छा बेटा, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है, जहाँ से कोई बात पूछना चाह रहे हैं आप प्लीज? यस सर. ए सेक्युलर फोर्सेस और स्टेट का क्या मतलब है उर्दू में? किसका बेटा? सेक्युलर फोर्सेस. सेकुलर मींस के अब उर्दू में इसको सर लादीनियत. लादीनियत भी कह सकते हैं एक लिहाज से, लेकिन लादीनियत भी नहीं होता. सेकुलर के अंदर ये नहीं है कि आप समझें कि आपका कोई मजहब नहीं है, बल्कि मजहब होता है. लेकिन सेकुलर जो सिस्टम होता है, इन सेकुलर सिस्टम यू बेसिकली सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन. आप पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं. बट इन पाकिस्तान द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द डे फर्स्ट क्या है कि whatever the law would be made means politics की जाती है religion के नाम पे. So in Pakistan ये tendency बड़ी important है, और इसको they basically connect it with the golden traditions of Holy Prophet peace be upon him sallallahu alaihi wasallam.
in Islam there is no separation between the religion and politics, but in secular system there is a separate, there is a clear separation between the politics and religion. The government is basically being regulated on purely political basis rather than religious basis. और पाकिस्तान के अंदर ये जो हॉच पॉच है from the day first is going on and we people are witnessing it, and that's why ना इधर के ना उधर के. मेरी बात समझ आई बेटा? यस सर, आ गई है. ओके जी बेटा, और कोई बात क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई पूछना चाह रहे हैं जी? शानजा इकबाल, शानजा. यस सर, कोई बुक है जो आप हमें रेकमेंड कर सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट मजीद पढ़ने के लिए? अच्छा बेटा, ये फ्रीडम मूवमेंट को तो पढ़ नहीं रहे हम. फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर तो बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं. अगर आप सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ट्रैक टू पाकिस्तान बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़ें, ट्रैक टू पाकिस्तान. लेकिन अनफॉर्चुनेटली there is no a single complete book on the Pakistan studies starting from 1947 onwards. Different books are written with political perspective, with the economic perspective, with the social perspective, religious perspective. There is not a single complete book including every social, economic and political aspects of Pakistan politics starting from 47 से लेकर आज तक कोई भी नहीं है. तो that's why we people are supposed to depend on different research article and notes, and this thing I would be providing you again and again and again. अभी जो हमने चीज़ पढ़ना शुरू की है, मुझे लग रहा है कि वे क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, we will not be able to complete it. And remember it that I have not started the lecture as such. अभी तक मैंने lecture start नहीं किया. I am just trying to build the ground on which you would be understanding the lecture that we people would be starting in my next immediate class. तो अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको वो basic concepts I have tried to make you people internalize. एहसन मुर्तजा कोई बात पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा, या मोहम्मद हसन? सर मैंने यही पूछना था कि अभी इसके रिलेटेड नहीं है पाक स्टडी के सर, वैसे बस क्वेश्चन है. जैसे अभी आपने कहा आई विल ट्राई माय बेस्ट, तो ऑनलाइन क्लासेस का, ऑन कैंपस क्लासेस का, तो सर वो हाइब्रिड वाला सीन होगा या फिर सब बच्चे इकट्ठे ही आएंगे? सब बच्चे तो नहीं बेटा, 100 की स्ट्रेंथ है तो हाइब्रिड 50 ऑड में 50 इवन में इस तरीके से होगा. ओके सर, इंटर टू आईआर जैसे सर प्लीज करिएगा कि जैसे ऑड पहले आते हैं इवन बाद में आते हैं सर. बेटा मैं एक वीक के अंदर पहले एक वीक में पहले क्लास में इवन को बुलाऊंगा, अगली क्लास में ऑड को बुलाऊंगा. ठीक है सर, जैसे इंट्रो टू आईआर की क्लास है काइंडली सर वैसे करिएगा सर, आने में मसला होना सर हमें. सर वो इस तरह के एक वीक ऑड और ऑड का होता है और अगला वीक इवन का होता है, यानी मंडे और थर्सडे ऑड का और नेक्स्ट मंडे और थर्सडे इवन उनका इवन वाला. अच्छा, और ये आप लोगों का अगर हो गई क्लास मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज ऑनलाइन मोड तो चल ही रहा है. सर काइंडली उसी क्लास जैसे कीजिएगा सर, जैसे इंट्रो टू आईआर का है वो क्लास तो होती है. इंट्रो टू आईआर की क्लास आज होती है आपकी? सर थर्सडे को होती है सर, वो ऐसे ही होती है जैसे मंडे थर्सडे. जी जी, ऑड और इवन जैसी होती है ना सर. बट ओके राइट गाइस, ओके आई गॉट इट. अच्छा बेटा, कोई बात पूछना चाह रहे हैं, कोई चीज कहना चाह रहे हैं, प्लीज लेट. सर इस टॉपिक के नोट्स हमें उसी दुकान से मिलेंगे, उसी शॉप से? जी बेटा, जी जी. अच्छा बेटा, अब ये है कि ऑलमोस्ट तो फिर हमने क्या कहा. अच्छा, the first objective resolution was approved. Objective resolution हमारे पास आ गई and it was the guiding principle for the making of any constitution. ये बनाए गए. Then what happened, तो उसके बाद ये जो first basic principles committee आई है ये 1950s में आई है. 1950 में, यानी कि 1947 में काम शुरू हुआ and the first report जो कि basic principles committee ने submit कराई है that came in 1950s, 1950 के अंदर आई है. And it is known as first basic principles committee report, and this report was rejected. इसको reject कर दिया गया था. Reason क्या थी? Two main reasons were there. एक तो power sharing between different geographical units of Pakistan, and दूसरा था power the powers of law making between the two different what you call the parts of the legislature.
The lower house was of the opinion that we are more in power, we are more in people, we represent the will of the people, we must be given the more power of lawmaking. And the upper house means जिसको जो अगली class में इंशाल्लाह in very detail I will be telling you. So basically two kind of problems were existing. One power, as I told you, one problem that was existing at that time was related to what you call the representation issue. Okay, which province or which geographical unit would be having more representation in the legislature assembly, legislation assembly में ज़्यादा उसके पास होंगी और दूसरे के अंदर ये होगा कि किसके पास कम होंगी किसके पास ज़्यादा. And on the other side within parliament the dispute was कि which part of the parliament, upper house or lower house, would be having more power of law making. तो इसी पॉइंट से इंशाल्लाह we will be starting our next immediate lecture. Meanwhile आप लोग अपने जो क्विज है उसकी तैयारी कीजिए. आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू कम अप विद द क्लास को ले लें ऑन कैंपस में आप लोगों का हो जाए और आपके ऑन कैंपस क्लास हो. गुलजमान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. अस्सलामुअलैकुम सर. मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी रिकॉर्डिंग कब तक लेक्चर? सर मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास. ओके राइट. जी सर जी मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास. बेटा फिर क्या हुआ, दोबारा ज्वाइन कर लिया ना आपने? जी सर. जी बेटा. गुलजमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, लास्ट क्लास में मेरी एब्सेंट लग गई थी सर. मैंने क्लास भी ली थी लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से एब्सेंट लग गई थी मेरी. नो प्रॉब्लम, आगे ना कोशिश कीजिएगा. ठीक है. ठीक. ओके सर. बेटा आई थैंक यू मच फॉर योर पेशेंस. सी यू इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट. सर